हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू शरद सर हेल्पलाइन। देखिए, कल शाम को ही मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचित कर दिया था कि टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन जारी हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक और वीडियो आपके लिए लाया जाएगा, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि पूरे विज्ञापन में कौन से नियम व कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन कौन लोग इस 2020 की नई भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखिए, ये है विज्ञापन का फर्स्ट पेज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 1/2020। तो मैं देखिए आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल टीजीटी के विज्ञापन की चर्चा करने वाले हैं। पीजीटी के विज्ञापन की चर्चा के लिए एक और नया सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीजीटी के विज्ञापन के लिए क्या नियम व शर्तें रखे गए हैं। तो जो भी लोग टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट। तो डेट है आपके सामने 29 अक्टूबर 2020, यानी कि कल से ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कल से ही इसका शुल्क जमा करने की डेट भी यही रखी गई थी 29 अक्टूबर। यानी कि इस बार इस एडवर्टाइजमेंट में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की डेट और फीस जमा करने की जो डेट है वो दोनों सेम है। 29 अक्टूबर से ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। वो बात अलग है कि वेबसाइट अभी हैंग रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे ये वर्क करने लगेगी प्रॉपर तरीके से, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो है 27 नवंबर 2020 और उसी दिन 27 नवंबर तक ही आप फीस भी सबमिट कर पाएंगे। तो जैसा हमने ऊपर देखा कि रजिस्ट्रेशन और फीस की स्टार्टिंग डेट सेम थी, तो ठीक वैसे ही लास्ट डेट को भी सेम रखा गया है, 27 नवंबर 2020। इसके अलावा जो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करने का जो सबसे लास्ट का स्टेप होगा, यानी कि फाइनल सबमिशन करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपको। 30 नवंबर 2020 तक आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो पूरा एक वीडियो है वो सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। आप डिटेल में देख पाएंगे कि किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब कि वो वीडियो आपके लिए टेक्निकल टिप्स के साथ होगा कि आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरने से पहले कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी जो कि आपको पहले से पूरी करके रखनी होंगी, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए गाइज, अब नीचे देखते हैं कि कितनी रिक्तियां इस विज्ञापन में दी गई हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1/2020 में 12,913 पदों के सापेक्ष ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी डिटेल आपको अभी इसी विज्ञापन में नीचे मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, टेबल नंबर 1 में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है। सारा डिटेल आपको टेबल नंबर 1 में अभी मैं दिखाने वाला हूँ। धीरे धीरे हम नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है आपकी वेबसाइट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, upscssb.org। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियोस देखते हैं और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पहले से ही बताते रहता हूँ। और जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो आवेदन किया जाएगा, वो ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और देखिए, नीचे देख लेते हैं और क्या लिखा है। यहाँ देखिए, विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसको डिक्रीज भी किया जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है। ये सिलेक्शन बोर्ड का अपना डिसीजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, किसी भी एक कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट के लिए एक ही आवेदन करना है। अगर वो एक से ज़्यादा आवेदन करता भी है तो वो एक ही आवेदन उनका मान्य होगा। और ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि जब कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा आवेदन अगर कर देता है, मान लीजिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन उसने फाइल कर दिया, उसकी फीस भी सबमिट कर दी, तो जो आवेदन आपने सबसे बाद में सबमिट किया है वही आपका मान्य किया जाता है, वही स्वीकार किया जाता है। तो आप लोग देखिए, एक ही बार में सोच समझकर जिस सब्जेक्ट के लिए भी आपको आवेदन करना है, उसी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कीजिए। आवेदन करने से पहले आप सारी चीजों को जांच लीजिए कि आप जो है किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं।
हाँ, एक और बात आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आप मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप दोनों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। दोनों की फीस भी अलग से सबमिट करनी होगी और ऐसे सभी कैंडिडेट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। लेकिन जैसा ऊपर बताया गया कि एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही आवेदन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पेपर होंगे वो सेम उसी लैंग्वेज में दिए जाएंगे जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हिंदी का पेपर होगा तो हिंदी लैंग्वेज में ही पेपर मिलेगा आपको, संस्कृत का पेपर संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा मिलेगा, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में। तो लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज वही सेम लैंग्वेज होगी जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करते हो। इसके अलावा देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए आ चुका है, जो कि काफ़ी टाइम से अटकलें चल रही थी कि क्या इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। वैसे तो पहले से ही ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नियमावली 1998 में संशोधन कर दिया गया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 18 फरवरी 2019 से ये प्रभावी है। और यहाँ आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया गया है स्पेशली कि टीजीटी पदों के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, मतलब कि रिटन एग्जाम के बेस पर होगा। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर देखिए नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मेहनत करनी है सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए करनी है। इंटरव्यू की टेंशन आपकी खत्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, साथ ही आपको बता दूं कि पीजीटी में इंटरव्यू अभी भी है। इसका मतलब पीजीटी से इंटरव्यू नहीं हटाया गया है, ये सिर्फ ओनली टीजीटी के लिए इंटरव्यू खत्म किया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा पीजीटी के एडवर्टाइजमेंट पर हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम पीजीटी के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम टीजीटी एग्जाम का जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप डिटेल में इसको सुनते रहिए, समझते रहिए। जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सारे नियम शर्तें आप पढ़ लीजिए पहले। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं तभी आप फॉर्म भरें। अदरवाइज देखिए जैसा कि एज यूजुअल नियम निर्धारित होता है कि अगर आप किसी भी स्थिति में या किसी भी प्रोसेस के किसी भी स्टेप पर अनअर्ह पाए जाते हैं, मतलब कि आप एलिजिबल नहीं पाए जाते, तो उस केस में आपका जो अभ्यर्थन है वो तत्काल निरस्त कर दिया जाता है। तो ये नियम देखिए आपको ऑलरेडी पता ही होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है जनरल के अभ्यर्थियों के लिए है ये, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में वो आते हैं। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए देखिए 10% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ दिया जा रहा है, मतलब कि 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। किन लोगों को? जो जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में वो आते हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, उन्हीं को ये 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो या इसके अलावा जो भी नॉर्मल रिजर्वेशन होते हैं, ओबीसी एससी किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही मान्य होगा। जो लोग अदर स्टेट के भी इस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे उनके लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन उन्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप पहले से भी जानते होंगे कि जब आप अदर स्टेट में कोई भी वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता है। किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हों, एससी कैटेगरी के हों, लेकिन कोई भी रिजर्वेशन का फायदा आपको नहीं मिलता है। तो ये बात आप पहले से ही जानते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ मैंने आपको देखिए ये भी बता दिया है कि अदर स्टेट के लोग भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो लेकिन आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लोगों के मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे और ये बहुत बड़ा सवाल था कि अदर स्टेट के हम हैं और क्या यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी की वैकेंसी में हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपको जनरल की कैटेगरी में रखा जाएगा, मतलब कि आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसी भी आरक्षण का लाभ लिए बिना आप इस भर्ती में फॉर्म भरेंगे और अगर आप इस भर्ती की परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में जॉब भी कर सकेंगे। इसके बाद देखिए बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों की। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। देखिए यहाँ इस पॉइंट में आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देखिए ये संशोधन किया गया है। अब ये जो विज्ञापन दिया गया है देखिए यहाँ सारे नियम क्लियरली लिखे गए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको इस भर्ती में वेटेज दिया जाएगा और वो वेटेज की जो डिटेल है वो देखिए आगे नीचे इसी में आने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 35 नंबर्स का वेटेज इनको दिया जाएगा।
अगर हम इंडिविजुअली बात करें 1 साल के वेटेज की, तो 1 साल के इनके एक्सपीरियंस का जो वेटेज इन्हें मिलेगा वो मिलेगा 1.75 मार्क्स, और जो मैक्सिमम होगा वो होगा 35 से ज़्यादा वेटेज इनको नहीं मिल सकता। अब अगर बात करें कि इनका एक्सपीरियंस कब से कब तक काउंट होगा, तो आप नीचे देख सकते हैं, देखिए दिनांक 1 जुलाई 2020 तक का इनका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और कब से किया जाएगा? जब से इनको पहला वेतन दिया गया था। तो पहला वेतन भुगतान जब इनका हुआ था, मतलब जब किसी ने जॉब ज्वाइन की तदर्थ शिक्षक के तौर पर, उसके बाद उनको सैलरी मिली, और सैलरी मिलने से लेकर अब 1 जुलाई 2020 तक का इनका एक्सपीरियंस काउंट करके पर ईयर इनको 1.75 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन टोटल अगर किसी का 35 से ऊपर बनता है तो 35 ही मैक्सिमम वेटेज उस कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो देखिए गाइज, ये डिटेल हो गई तदर्थ शिक्षकों की। चलिए अब नीचे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या हमारे काम का है। तो देखिए ये सब फिर से देखिए रिपीट हो रहा है कि 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30 नवंबर है। उसी दिन तक आप फीस सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका कोई भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक देखिए साथ में ये लिखा ही रहता है, अब क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है तो हार्ड कॉपी आपको चयन बोर्ड को नहीं भेजनी होती है, ठीक है। पहले ये पुराना सिस्टम था कि आप हार्ड कॉपी बनाते थे, मतलब प्रिंट आउट निकालते थे, उसको आप जो है बाई पोस्ट सिलेक्शन बोर्ड को भेजते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना होता है, इसीलिए यहाँ स्पेशली देखिए लिख के दिया जाता है। बस आप क्या करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जब आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके प्रिंट आउट्स निकाल कर आप अपने पास सेफ रखेंगे। एक देखिए ये वार्निंग यहाँ लिखी रहती है, ये भी आपको पता है कि जब एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद कोई भी संशोधन उसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम सावधानी रखेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है, अपना नाम भरने से लेकर और बिल्कुल फाइनल सबमिशन तक का जो पूरा प्रोसेस रहेगा, फोटो अपलोड करने का, सिग्नेचर का, वो सारा हम एक इंडिविजुअल नया वीडियो बना करके उस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आप उसका इंतजार कीजिए, अभी आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि इस वैकेंसी के लिए यूपीएससी एसएसबी की वेबसाइट पर जाकर किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब देखिए एक और मेन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आ रही है, ये फिर से, जिसको देखिए पिछले वर्षों की भांति एकदम एग्जैक्टली सेम रखा गया है कि इस रिटन एग्जाम में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब नो निगेटिव मार्किंग। तो इसका भी देखिए काफी लोगों को डर बना रहता है कि कहीं निगेटिव मार्किंग ना अप्लाई कर दी जाए। तो इस बार भी देखिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इंटरव्यू का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है। बाकी देखिए नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता होते हैं कि जब आप कोई भी रिटन एग्जाम देने जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर, ये सब आपको अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु जो आपके वर्किंग डेज होते हैं, और उसमें भी जो वर्किंग आवर्स बताए गए हैं 10 बजे से 5 बजे तक, वर्किंग डेज में 10 बजे से 5 बजे तक किसी भी रोज़ आप जो है इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, देखिए 0532 ये आपका कोड है, और 2466 ये आपका फ़ोन नंबर है। एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है 8299325775। तो इन दोनों नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ हेडिंग है ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश। तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि वीडियो हमारा आ जाएगा, उस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया जाएगा। तो हम इसको स्किप करते हैं। ये सारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस है, ये इसके लिए अलग से आपको वीडियो हम बना कर देंगे। फिलहाल आप देखिए कि आपकी फ़ीस कितनी होगी, आप फ़ीस कितना सबमिट करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे ऊपर देखिए अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए 700 रुपये का शुल्क है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क मिला करके पूरा टोटल 750 रुपये है। तो देखिए इसकी हम बात ही नहीं करते, सीधे अपना टोटल पर आते हैं, यही आपकी फ़ीस है। तो सामान्य के लिए हो गई 750 रुपये। EWS जो सामान्य के हैं, EWS वाले, उनके लिए 450 रुपये रहेगी। जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 750 रहेगी। और आपके जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 450, जो ST कैटेगरी के हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी 250 रुपये, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं वो अपनी कैटेगरी के अनुसार ही फ़ीस देंगे, ठीक है। मतलब अगर वो कोई जनरल के हैं तो जनरल की फ़ीस देंगे, अगर वो OBC के हैं तो वो OBC की फ़ीस देंगे,
मतलब ऊपर की कैटेगरी में से ही फीस उनको देनी है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, भूतपूर्व सैनिक हो या महिला हो। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही उनको फीस देनी है। सपोज कर लीजिए कि कोई महिला है, वो ओबीसी कैटेगरी में है, तो वो ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 750 रुपये फीस अपनी सबमिट करेगी। इसके बाद देखिए विकलांग के लिए देखते हैं मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान। यानी कि कोई विकलांग कैंडिडेट है, अगर वो सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी में 750 फीस न देकर वो 750 का आधा फीस का मतलब हो गया 375 रुपये वो अपनी फीस सबमिट करेगा। और अगर वो ओबीसी कैटेगरी का विकलांग है तो ओबीसी के अकॉर्डिंग भी 750 का आधा 375 हो जाता है। अगर वो एससी कैटेगरी का विकलांग है तो उसकी फीस हो जाएगी देखिए 450 का आधा मतलब 225 रुपये। अगर वो एसटी कैटेगरी का विकलांग है तो उसकी फीस हो जाएगी 250 का आधा मतलब 125 रुपये। इसके बाद देखिए चलिए नीचे चलते हैं, बाकी सब ये डिटेल फिर से फॉर्म सबमिशन का है, कितने साइज का फ़ोटो वगैरह लगाना है, कितनी मेमोरी का आपका सिग्नेचर सेव होगा, वो सब आपको डिटेल में बाद में वीडियो में समझा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट की चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेस का तरीका आपको बाद में समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है कि पदों की संख्या आपकी 12,913 है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इस वैकेंसी में तदर्थ शिक्षकों को जहाँ वेटेज दिया जा रहा है, तो जब उनकी पोस्ट खाली होगी, जिस पोस्ट पर वो लोग काम कर रहे थे, तो हो सकता है कि नया अधियाचन प्राप्त होने के बाद रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित भी हो सकती है। जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी भी चेंज हो सकती है। इस बात का डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन लेना होता है वो सिलेक्शन बोर्ड को लेना होता है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी वैकेंसी रखते हैं, बाद में घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए एज की, एज लिमिट। ये भी देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है, काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आते रहते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ देखिए मैं क्लियर कर दूं आपको, 1 जुलाई 2020 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। मतलब मिनिमम में यहाँ लिमिट दे रखी है, मिनिमम एज की लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ नहीं दी गई है, मतलब कि कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो एज की जो लोअर लिमिट है वो 21 ईयर्स है, लेकिन कोई अपर लिमिट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, मतलब कोई अपर लिमिट नहीं है। इसके बाद देखिए वेतनमान की डिटेल यहाँ दी गई है। 7th ग्रेड पे आपको मिलेगा। इस भर्ती में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको 7th ग्रेड पे के अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। इसके नीचे देखिए आरक्षण की डिटेल दी गई है। तो आरक्षण को देखिए एज इट इज रखा गया है। आप सभी जानते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में सभी को अपने आरक्षण की जानकारी होगी। तो फिर भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है, दिव्यांग जन के लिए 3% है, जिसमें देखिए तीनों के लिए है OH, VH एंड HH, तीनों के लिए 1-1% रखा गया है, टोटल 3% हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 2% है, और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो EWS के जनरल कैटेगरी के जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान यहाँ किया गया है। लेकिन फिर से देखिए यहाँ रिपीट भी किया गया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण मान्य नहीं है। आरक्षण चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं अर्हता की तिथि, मतलब आपके डॉक्यूमेंट किस डेट तक कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, तो आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वही आपकी अर्हता की तिथि हो जाएगी। मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है नवंबर मंथ से पहले के ही बने हुए होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है नवंबर 2020 तक के कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद का अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बाद में आप बनवाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए, जिसके बने हुए नहीं हैं तो इस मंथ में बनवा लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ही अगर आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग देखिए शैक्षिक योग्यता का है, इसकी टेबल नीचे लिखी हुई है, अभी हम बता देंगे उसको डिटेल में आपको। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए सेंटर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको पूरे स्टेट में कोई भी सेंटर दिया जा सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सेंटर आपको कोई भी दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आपका भर्ती प्रक्रिया। तो जैसे आपको पता ही लग गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी, लेकिन इसमें भी देखिए डिटेल पढ़ लेते हैं कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने टाइम का पेपर होगा। तो देखते हैं। तो नॉर्मल सभी कैंडिडेट्स के लिए देखिए 500 मार्क्स का पेपर इस बार होना है। क्वेश्चन होंगे टोटल 125, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पेपर होता था वो 425 नंबर का होता था। अभी ये 500 का कर दिया क्योंकि इंटरव्यू तो नहीं है अब, है ना। तो यहाँ पर देखिए 125 प्रश्न अगर 500 अंक में रखते हैं तो एक प्रश्न का बनेगा 4 अंक, है ना। लेकिन जो तदर्थ शिक्षक होंगे उनके लिए ये परीक्षा 465 अंकों में कराई जाएगी, यानी कि उनके लिए एक प्रश्न का अंक बनेगा, एक सही प्रश्न का अंक बनेगा, वो बनेगा 3.72। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इनका जो मैक्सिमम मार्क्स है तदर्थ शिक्षकों का, उनका भी 500 ही मैक्सिमम मार्क्स बना रहे। जैसा कि आप लोगों को पहले से विदित है कि 69,000 भर्ती एक उत्तर प्रदेश में चल रही है। उसमें बहुत ही बड़ा इशू इस बात का भी रहा कि जब शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया गया मैक्सिमम 25 मार्क्स का, और उसमें उनके रिटर्न एग्जाम के मार्क्स जब जोड़े गए तो वो मिलाकर के 100 से भी ऊपर निकल गए। तो यहाँ देखिए इस बात का स्पेशली ध्यान रखा गया है कि तदर्थ शिक्षकों को वेटेज मिलने के बाद भी उनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 500 को क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर आप तदर्थ शिक्षक नहीं हैं तो आपके लिए एक सही उत्तर का अंक आपको दिया जाएगा 4, यानी कि 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं तो आपको एक सही आंसर के लिए मिलेंगे 3.72 मार्क्स, क्योंकि आपको 35 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो 465 में 35 आप ऐड कर दीजिए तो वो बन जाएगा टोटल 500 मार्क्स। फिलहाल चलिए आगे बात करते हैं। देखिए समय अवधि की, यानी कि टाइम पीरियड जो होगा क्वेश्चन पेपर का, प्रश्न पत्र को हल करने की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। तो एज यूजुअल जैसे पहले से भी 2 घंटे का पेपर था तो ठीक वही रखा गया है। सेम क्वेश्चन पेपर का टाइमिंग है, 2 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होना है। 2 घंटे में आपको 125 प्रश्नों को अटेंड करना है। तो देखिए गाइज, एज अ मैथ्स टीचर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैथ में ही परेशानी आती है बस थोड़ा सा कि 125 प्रश्न 2 घंटे में कैसे हों, लेकिन उसके लिए भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं और आप मैथ्स के लिए TGT का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कराता हूँ TGT मैथ्स की तैयारी। काफ़ी टाइम पहले से ही हमने चैनल पर तैयारी स्टार्ट करा दी थी और अब तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद से आपको रेगुलर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी लोग नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में TGT मैथ की तैयारी के लिए जो भी हम वीडियो यहाँ अपलोड करेंगे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। इसके बाद देखिए नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे, वो तो रहना ही है। 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे और जिसमें से एक विकल्प एकदम सही होगा जिसका आपको चयन करना है, और आप ये काम जो है काले बॉल पेन से करेंगे, यानी कि ब्लैक बॉल पेन आपको यूज़ करना होगा। इसके नीचे देखिए फिर से तदर्थ शिक्षकों की डिटेल यहाँ दी गई है। डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी कि 1 साल के लिए 1.75 का वेटेज मिलेगा और मैक्सिमम 35 का मिलेगा। और ये सब डिटेल देखिए टोटल मिला करके 465 + 35 टोटल 500 मार्क्स का पूरा पेपर उनका हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी के लिए सेम है, जो कि 125 क्वेश्चन सभी को मिलेंगे। तो देखिए जो बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी, तो जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 500 मार्क्स में से बनेगी, यानी कि रिटर्न एग्जाम में जो उनके मार्क्स आएंगे, और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए रिटर्न एग्जाम के मार्क्स प्लस उनका वेटेज मिला करके जो मार्क्स उसके बनेंगे वो भी 500 में से ही बनने हैं। तो उसके आधार पर फिर उनका नाम लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद देखिए जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, तो तब आपकी जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी उसमें देखिए यहाँ बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची बनेगी, यानी कि जितनी वैकेंसी हैं, मान लीजिए अभी बताई गई हैं 12,000 प्लस आपकी वैकेंसी हैं, तो उससे ज़्यादा की लिस्ट आपकी डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन कितनी ज़्यादा, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है किंतु 25% से अनधिक। मतलब कि जो लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी उस लिस्ट में मैक्सिमम प्लस 25% ऐड किए जाएंगे। सपोज कर लीजिए कि 100 वैकेंसी हैं, फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसीज हैं, तो मैक्सिमम आपके लिए 125 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर वो कर सकते हैं। 120 की भी कर सकते हैं, या 122 या 124, या मैक्सिमम 125। तो यहाँ देखिए क्लियर कर दिया है कि अगर 100 लोगों की वैकेंसी है तो 125 लोगों का नाम ही वो लिस्ट में डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है ना कि जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए या वो अपने मन से ही ज्वाइनिंग को छोड़ देते हैं, किसी वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। इतना तो देखिए आप जानते हैं कि पहले जो है फर्स्ट 100 लोगों को बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए,
क्योंकि वैकेंसी ही अगर 100 है, मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया है आपको, लेकिन अगर उस 100 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं या ज्वाइनिंग पर नहीं पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो वेटिंग में ऊपर के 25 लोग हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग में देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी पुरुष या महिला जिसका एक से ज़्यादा विवाह हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा जीवित पति या पत्नी अगर है, तो वो इसके लिए मान्य नहीं होंगे। ये सब नियम देखिए बाकी भर्तियों की तरह ही सेम है, इसमें कुछ भी देखिए स्पेशल मुझे लग नहीं रहा है। हाँ, इसमें एक नेत्रहीन वाला देखिए मैं इसको बता दूं आपको, जब आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो यहाँ देखिए कोई भी शारीरिक दोष आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो मेडिकल चेकअप है वो पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जब आप अपनी ड्यूटी करें, अपनी जॉब करें, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े। इसीलिए देखिए गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल तो आपका लगता ही है, आप जानते हैं। लेकिन देखिए म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो संगीत विषय है, वहाँ पर देखिए नेत्रहीन व्यक्ति को भी अपात्र नहीं माना गया है, ठीक है ना। यानी कि संगीत विषय के लिए आप अगर नेत्रहीन भी हैं तब भी आप जो है शिक्षक बन सकते हैं, आप उसके लिए पात्र रहेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ज्वाइनिंग से पहले आपको जो है सरकारी अस्पताल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनता है, वो सब आपको बनवाना ही पड़ता है। इसके बाद देखिए नीचे देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कोई भी मेल कैंडिडेट जो होगा वो गर्ल्स स्कूल में ज्वाइन नहीं कर सकता है, मतलब कि कोई मेल कैंडिडेट गर्ल्स स्कूल में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं का रूल है कि वो बॉयज़ स्कूल या गर्ल्स स्कूल दोनों तरह के स्कूल या दोनों तरह के कॉलेज में वो पात्र रहती हैं। परंतु आवेदन पत्र में ये चीज़ पहले से उनको मेंशन करनी होती है कि वो कौन से वर्ग के लिए अपना आवेदन कर रही हैं। और कोई भी महिला कैंडिडेट देखिए किसी एक ही वर्ग के लिए आवेदन कर सकती है, ऐसा नहीं कि बालक वर्ग में भी कर दिया और बालिका वर्ग में भी, ऐसा नहीं कर सकते। आपको किसी एक वर्ग को चुनना होगा। अगर आप महिला हैं तो आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप मेल कैटेगरी में फॉर्म भर रही हैं क्या फीमेल कैटेगरी में फॉर्म भर रही हैं। इसके नीचे देखिए फिर से नवीनतम फोटो वगैरह की बात यहाँ लिखी है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। डिटेल्ड वीडियो आपके लिए आ जाएगा, उसमें आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप पूर्णतः पात्र हों तभी आप ऑनलाइन आवेदन करें, मतलब आप अपनी पहले एलिजिबिलिटी ठीक से चेक कर लीजिए, विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लीजिए और जो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। सारी बातें आप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए, क्योंकि आपकी फीस को वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, अगर आप एक बार आवेदन कर देते हैं और आप एलिजिबल थे या नहीं थे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी फीस को नेक्स्ट विज्ञापन के लिए आरक्षित किया जाएगा। देखिए सब कुछ डिटेल में लिख दिया है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं डेट ऑफ एग्जाम्स की, तो देखिए टीजीटी का एग्जाम और पीजीटी का एग्जाम दोनों अलग अलग डेट्स पर होते हैं, ये आपको पहले से भी पता है। तो अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप टीजीटी और पीजीटी दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों परीक्षाएं अलग अलग डेट पर होनी है। इसके बाद देखिए ये पॉइंट आपके काम का हो सकता है कि अगर कोई भी विवाद आपका बनता है फ्यूचर में भर्ती के साथ, तो आप सबसे पहले चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देंगे, उसके बाद ही आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सबसे पहले आप चयन बोर्ड यानी कि सिलेक्शन बोर्ड को, विभाग को प्रत्यावेदित करेंगे, तब आप जाएंगे किसी कोर्ट में। और देखिए नीचे लिखा हुआ है परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी, मतलब अभी परीक्षा की डेट यहाँ डिक्लेयर नहीं करी है, फिर भी जितना आइडिया हम लोग लगा पा रहे हैं कि फरवरी के बाद ही आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। बाकी देखते हैं पहले होता है बाद में होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि फरवरी या मार्च के आसपास ही इस बार की परीक्षा हो पाएगी। बाकी जैसी भी सूचना हम लोगों को मिलती है आपको सूचित किया जाएगा, उसकी फिक्र आप ना करें। आपको सूचना सारी समय पर दी जाती हैं, आप सभी जानते हैं। उसके अलावा चलिए देखिए नीचे देखते हैं और क्या हमारे काम का इस विज्ञापन में है। तो मैं बता दूं, एक तो देखिए डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको भरनी है जो हाई स्कूल की मार्कशीट में आपकी है, ठीक है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी वो हाई स्कूल वाली ही मान्य होगी। और इसके ऊपर के पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो भी डिटेल आप ऑनलाइन फॉर्म में एक बार भर देंगे वो बाद में चेंज नहीं हो सकती है। तो सब कुछ आपको देखिए देखकर समझकर ही फॉर्म आपका भरना है। तो देखिए आप लोग फॉर्म भरने में बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए हम वीडियो लाने वाले हैं। डिटेल में आप वीडियो को देखकर समझकर उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए और नीचे चलते हैं और आपके काम का देखिए इसमें क्या है। यहाँ पर देखिए ये सब परफॉर्मांस आपके लिए दे रखे हैं, जितने भी आरक्षण वाले परफॉर्मांस होते हैं वो सब यहाँ पर प्रपत्र दिए हुए हैं। विकलांग के लिए, ओबीसी एससी के लिए और आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। इसके बाद देखिए ये स्पोर्ट्स के लिए है और उसके बाद आपकी आ जाती है वैकेंसीज़ की डिटेल।
तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए टोटल, आप सबसे पहले नीचे टोटल मैं आपको दिखा दूं तो ये मेल कैंडिडेट के लिए देखिए 11,451 टोटल वैकेंसीज़ हैं। और अगर हम फीमेल की भी बात कर लें साथ साथ ही, तो फीमेल के लिए देखिए यहाँ पर 1462 यानी कि 1,462 वैकेंसीज़ हैं। ओके, तो अब देखिए ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी के लिए टोटल वैकेंसी 1742 हैं। कैटेगरी वाइज आप देखिए, अपने आप देख लीजिएगा इसको डिटेल में एक एक करके। मैथ्स के लिए टोटल 1822 हैं, मेल कैंडिडेट की 1822 वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए अगर मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूं तो मैथ्स वाली वैकेंसीज़ को ही मैं ज़्यादा देखिए हाईलाइट कर रहा हूं। यहाँ 1822 वैकेंसी मेल के लिए है और फीमेल के लिए भी अभी देख लेते हैं नीचे बाद में। गृह विज्ञान के लिए देखिए टोटल 611 वैकेंसीज़ हैं मेल के लिए। नीचे आ जाते हैं, उर्दू के लिए देखिए 65 हैं, इंग्लिश के लिए 1587 वैकेंसीज़ हैं, कला के लिए 710, नीचे सामाजिक विज्ञान के लिए 1392, सिलाई के लिए 19, संस्कृत के लिए 938, विज्ञान के लिए 1741। अच्छा, विज्ञान के लिए मैं यहाँ बता दूँ आपको, विज्ञान के लिए आप तभी एलिजिबल हैं जब आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है। स्पेशली फाइनल ईयर में आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक जरूर होना चाहिए और बाकी दोनों साल में आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे साइंस के लिए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तीनों साल में से फर्स्ट 2 ईयर में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री ज़रूर रहना चाहिए और लास्ट के ईयर में फिजिक्स या केमिस्ट्री में से अगर एक भी है तो भी आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। तो विज्ञान के लिए वैकेंसी मैंने बता दी आपको 1741। वाणिज्य के लिए देखिए 127 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट आप देख रहे हैं। कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए 184, शारीरिक शिक्षा के लिए है 497 वैकेंसीज, संगीत वादन के लिए 6 और संगीत गायन के लिए है आपकी 10। तो टोटल इस तरह से देखिए मेल कैंडिडेट की वैकेंसी आपकी 11,451 है। इसके बाद देखिए नीचे चलते हैं आपकी बालिका वर्ग के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए हिंदी में वैकेंसीज हैं टोटल 214 यानी कि 214। गणित के लिए देखिए फीमेल कैंडिडेट्स की जो वैकेंसीज हैं 167 हैं और जैसा आपने ऊपर देखा था मेल कैंडिडेट के लिए 1822 वैकेंसी थी और फीमेल के लिए देखिए ये मैथ्स की 167 वैकेंसी हैं। ठीक है, गृह विज्ञान के लिए फीमेल में 160 वैकेंसीज हैं, उर्दू के लिए 12, इंग्लिश के लिए देखिए 196, कला के लिए 103, सामाजिक विज्ञान के लिए 186, सिलाई के लिए 4, संस्कृत के लिए 97, विज्ञान के लिए 202। ये फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट आप देख रहे हैं। वाणिज्य के लिए 8, कृषि के लिए 1, शारीरिक शिक्षा के लिए है आपकी 48 और संगीत वादन के लिए 14 और इसके बाद लास्ट में संगीत गायन के लिए 50। तो टोटल फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज हैं 1462 और मेल कैंडिडेट्स के लिए जैसा कि आपने ऊपर देखा 11,451 वैकेंसीज थी, फीमेल की हैं 1462। अब आप टोटल करके देख सकते हैं 12,913 वैकेंसीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए चलिए नीचे चलते हैं, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर क्या इस बार यूपी टेट इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा, यूपी टेट कंपलसरी किया जाएगा। तो ऐसा देखिए कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जैसी कि चर्चा चल रही थी कि जूनियर का यूपी टेट इसमें अप्लाई किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपके सामने सारा लिस्ट में लिखा हुआ है। हिंदी के लिए देखिए आप कंपलसरी तौर पर आपका BA है, मतलब ग्रेजुएशन और साथ में B.Ed है। तो यूपी टेट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, तो उससे आप बेफिक्र रहिए। अब देखिए गणित की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है BSc BA आपका गणित के साथ होता है और साथ में B.Ed आपको चाहिए। तो यही सब है, यूपी टेट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये आपकी एक्स्ट्रा में आ जाती हैं, PhD वगैरह, M.Ed वगैरह। तो ये सब आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ये पूरी देखिए डिटेल यहाँ लिखी हुई है हर सब्जेक्ट की। कुल मिलाकर के यूपी टेट वगैरह कहीं भी यहाँ दिया नहीं गया है। सो आई होप गाइज कि आपको अपने सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। अगर अभी भी कुछ सवाल आपके दिमाग में हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी डाउट्स आपके थे लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर नहीं कर पाया हूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि जो भी आपका सवाल है आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपके सभी सवालों का जवाब समय पर दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जो लोग TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को तुरंत एकदम सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आपको TGT मैथ्स की तैयारी करा रहा हूं और कम्प्लीटली स्टेप वाइज तैयारी हमारी चल रही है। संडे टू संडे हमारा लाइव टेस्ट होता है और टॉपिक वाइज वीडियो आपकी आती रहती हैं।
अब देखिए, क्योंकि ये वाला वीडियो अभी तक काफ़ी लेंदी बन चुका है, तो अब मैं ज़्यादा अपनी बात को नहीं बढ़ाऊंगा। बस इतना कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम क्लियर होगा। बस आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहां आपके लिए यूज़फुल वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारी नई नई वीडियोस आने वाली हैं। तो आपको हमारी सभी क्लासेस को कंटिन्यूअसली अटेंड करना है। जो पुरानी क्लासेज आपने मिस कर दी हैं उनको भी अटेंड कीजिए और आने वाले टाइम में जो भी नई क्लासेज आ रही हैं उनको आप रेगुलरली अटेंड कीजिएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।